धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसके बाद बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया है और कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके लिए खतरा पैदा हो गया है। गृह मंत्रालय ने यानी कि मोदी सरकार ने बंगाल के 3 आईपीएस अफसरों को डेपुटेशन पर अपने पास बुला लिया है। इसके बाद ही ये बहस शुरू हो गई है। उन अफसरों के नाम जो मैं आपके सामने बताऊं वो कुछ इस तरीके से हैं। राजीव मिश्रा हैं, वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, और इसके अलावा दूसरे प्रवीण कुमार हैं, और तीसरे हैं भोलानाथ पांडे। इस खबर के बारे में मैं आपके सामने कल शाम जो बंगाल की खबरों का ताज़ा बुलेटिन हम लोगों ने शुरू किया धाकड़ खबर पे, उसमें भी बता चुका हूं। लेकिन इस मामले को विस्तार से समझना बेहद ज़रूरी है। क्यों फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरा पैदा हो गया है? जो टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने बाकायदा लेटर लिख दिया है जो होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला को, और इस पर सवाल उठा दिए कि आप ऐसे किसी भी ऑफिसर को नहीं बुला सकते हैं डेपुटेशन पे। तो कई सारे सवाल हैं कि डेपुटेशन क्या होता है, डेपुटेशन पे बुलाया कैसे जाता है, क्या केंद्र ऐसे बुला सकता है कि नहीं बुला सकता है, और अगर ये सक्सेस हो गया ये पूरा मामला तो क्या और राज्यों में भी अब ऐसे ही देखने को मिलेगा कि जो अफसर काम करता हुआ नहीं दिखेगा उसको यहाँ तलब करके पेंडिंग में, जैसे कहते हैं ना, लाइन हाजिर कर दिया किसी पुलिस वाले को, वैसा कर दिया जाएगा? इन्हीं सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी और देश के जाने माने पूर्व आईपीएस वीएन राय साहब जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल सीधे सीधे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 3 आईपीएस ऑफिसर्स को गृह मंत्रालय ने बुला लिया है पश्चिम बंगाल से, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम निकलेंगे। आप इसे इस तरह देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं उनको देखें तो उस समय इस जो आर्टिकल 312 है, जो अनुच्छेद 312 जिसके तहत ये ऑल इंडिया सर्विसेज बनी, उनमें बहुत सारी बहसें इस बात पे हुई हैं कि ये क्या भारत के का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तो नहीं नष्ट कर देगी। लेकिन उन्हीं बहसों से ये भी समझ में आया कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनके सामने 2 चुनौतियां थी। एक तो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को बचाए रखना, हिंदुस्तान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बचाए रखना, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की एग्जैक्टी को भी कायम रखना, जो इंटीग्रिटी है भारत की वो भी खतरे में ना पड़े। इसलिए ऑल इंडिया सर्विसेज की कल्पना की गई। शुरू में दो ऑल इंडिया सर्विसेज बनी, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और दूसरी इंडियन पुलिस सर्विस, और बाद में 60 के दशक में जा करके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये भी ऑल इंडिया सर्विस के तौर पे बनी। तो इस तरह से 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई। इन सर्विसेज में ये एक जो सबसे बड़ा चेक पॉइंट है वो ये है, देखिए इन सर्विसेज के जो सर्विस कंडीशंस हैं, तनख्वाह, पेंशन, तरक्की, डिमोशन, सस्पेंशन, डिसमिसल, ये सारे नियम काफी हद तक भारत सरकार बनाती है। लेकिन ये अपनी सेवाएं दोनों को देते हैं। ये किसी स्टेट में कोई स्टेट एक कार्डर के तौर पे इनको अलॉट होता है, ये वहां जाते हैं, वहां सर्विस करते हैं, और डेपुटेशन पर ये भारत सरकार आते रहते हैं। मतलब डेपुटेशन के भी अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो डेपुटेशन पे जाने के लिए जरूरी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति हो। वैसे तो डिसेंसी ये डिमांड करती है और आमतौर से ये होता है कि जो इनकम्बेंट होता है उसकी भी सहमति ली जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए इनकम्बेंट को किसी वजह से वो एक खास राज्य में उसकी उपस्थिति देश हित में नहीं है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी उसे हटा सकती है। लेकिन यहाँ तो एकदम बड़ा एक खतरनाक किस्म का डेवलपमेंट हुआ है कि 3 आईपीएस अफसरों से केंद्र सरकार इसलिए नाराज हो गई है कि वो जो रूलिंग पार्टी, केंद्र में जो रूलिंग पार्टी है, उसके अध्यक्ष की सुरक्षा करने में विफल रहे। ठीक है, ये विफलता एक बड़ी विफलता हो सकती है, और इसके लिए अनुशासनिक कार्रवाई करने के जो तरीके हैं उनके जरिए अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो एक आदेश करके इनको उन्होंने केंद्र में जबरदस्ती डेपुटेशन पे बुला लिया। तो 3 ऑफिसर्स को एक लेटर जारी करके, एक आदेश जारी करके दिल्ली बुला लिया डेपुटेशन पे, जबकि वो नहीं बुला सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक मामला याद पड़ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली पर हमला हुआ, बवाल हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसमें तो डीजीपी और वहां के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था, तो कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए थी, वो तो है ही नहीं। मैं यही कह रहा हूं
कि इसकी एक तार्किक परिणति ये भी हो सकती है, एक लॉजिकल ये भी एक नतीजा हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को ही सीधे आप केंद्र के डिप्यूटेशन पर बुला लेते, उनको आप बुला करके दिल्ली में अटैच कर देते, या भविष्य में आप ऐसा करने लगेंगे। अभी देखिए एक न्यूज चैनल के खिलाफ कुछ मामले चल रहे हैं बंबई में, जिसमें वो न्यूज चैनल बंबई पुलिस कमिश्नर को भी दोषी ठहरा रहा है। तो कल तो अच्छा वो न्यूज चैनल इस समय जो सत्ता पार्टी है उसका चहेता न्यूज चैनल है, मतलब केंद्र में जो सत्ता पार्टी है, तो आप क्या इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि कल को कमिश्नर पुलिस को भी पहले यहाँ से धमकी दी जाए कि खबरदार तुम इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो, इससे फारिग हो, नहीं तो तुम्हें भी दिल्ली बुला लेंगे। तो ये तो एक बड़ी खतरनाक परंपरा शुरू हो रही। मैं समझता हूँ कि अच्छा इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल नतायज हैं, ये बड़ी खतरनाक जो है परंपरा डाली जा रही है। मैं नियम के तहत समझना चाहता हूं, मान लीजिए आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, बंगाल में हैं, आप डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं केंद्र में, तो क्या प्रदेश सरकार आपकी सिफारिश करेगी या केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को लिखेगी कि वीएन राय साहब वो केंद्र में आना चाह रहे हैं? प्रक्रिया क्या है, थोड़ा सा बारीक से बता पाएं? देखिए इसकी बड़ी सेट प्रक्रिया है। हर राज्य सरकार एक ऑफर लिस्ट भेजती है। जैसे उनके उत्तर प्रदेश में 500 आईएएस अफसर होंगे, तो हर साल वो 10-15 आईएएस अफसरों को ऑफर करते हैं भारत सरकार को कि अगर आप चाहे तो इनकी सेवाएं ले लें। जाहिर है कि उनमें उन अफसरों की सहमति भी होती है, और एक जो दूसरी योग्यताएं अर्हताएं हैं, जो क्वालिफिकेशन तो सब पूरी करते हैं। अब केंद्र सरकार उनकी सीनियोरिटी, उनकी काबिलियत, उनकी उपयोगिता, इन सब को देखते हुए अपने डेपुटेशन पे बुलाती है और उनको असाइनमेंट देती है। तो ये तो एक निर्धारित और बड़ी एस्टेब्लिश्ड जो 70 सालों में जो परंपरा बन गई है, वो परंपरा थी। ये एक नई चीज शुरू हुई है कि अगर आप किसी से नाराज होंगे तो आप बिना राज्य सरकार की सहमति और बिना राज्य सरकार के रिकमेंडेशन के आप किसी को दिल्ली तलब कर लेंगे और यहाँ अटैच कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगी। तो ये एक संवैधानिक खतरा पैदा हो गया है। लेकिन इसी सवाल को अगर आगे बढ़ाएं, क्या केंद्र सरकार को कोई अधिकारी पसंद आ रहा है किसी राज्य का, वो उसको अपने यहाँ डेपुटेशन पे नहीं बुला सकती है? क्या है उसका सिस्टम? देखिए मेरी जहां तक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें राज्य सरकार की भी इजाजत की जरूरत है, राज्य सरकार की सहमति की जरूरत है। ये मेरा इंप्रेशन है। मेरी जो जानकारी, 37 साल मैं भी एक ऑल इंडिया सर्विस का सदस्य रहा, तो मेरी जानकारी वहां से। लेकिन अब ये एकदम नई चीज हुई है जो मैंने पहले उत्तर प्रदेश में जैसे एक उदाहरण हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक केडी शर्मा साहब थे, मैं नाम देखिए अगर भूल ना रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से उनका नाम केडी शर्मा ही था। वो डीआईजी थे। चौधरी चरण सिंह उनसे नाराज थे। चौधरी चरण सिंह यूनियन होम मिनिस्टर हो गए, और वो किसी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में कहीं आए और उनके सामने केडी शर्मा साहब पड़ गए। तो उन्होंने कहा अरे आप कहाँ हो? उन्होंने कहा साहब मैं यहाँ डीआईजी लगा हूँ। उन्होंने लौटते ही जा करके उनका तबादला बीएसएफ में कर दिया। लेकिन आप देखिए उस समय स्थिति भिन्न थी। उस समय उत्तर प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भी जनता पार्टी की सरकार थी। तो निश्चित रूप से तबादला आदेश करने के पहले कुछ ना कुछ होम सेक्रेटरी ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी, इन लोगों से, उस जमाने में आईजीपी होते थे, इनसे बात करके उनकी सहमति ली होगी। और अगर मान लीजिए वो उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार ना होती, कांग्रेस की सरकार या किसी और पार्टी की सरकार होती, तो क्या वो कर सकते थे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर सकते थे। तो यहाँ तो अब एक ये संवैधानिक संकट पैदा हो गया। क्या एक आईपीएस ऑफिसर या एक आईएएस ऑफिसर खुद भी निर्णय ले सकता है कि वो नहीं जाना चाहता केंद्र के डेपुटेशन पे, या उसको डर लगता है क्योंकि पेंशन तो केंद्र सरकार ही देती है ना? देखिए एक आईएएस या आईपीएस या आईएफएस अफसर जो ऑल इंडिया सर्विस का मेंबर है, उसकी राय भी मायने रखती है। लेकिन उसकी राय अगर मान लीजिए उस जो राज्य सरकार है जिसके एम्प्लॉयमेंट में वो है, और केंद्र सरकार जो अपने एम्प्लॉयमेंट में उसको लेना चाहती है, अगर दोनों सहमत है तो मुझे नहीं लगता कि उस अफसर की राय कोई मायने रखेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा, यहाँ तो एकदम एक भिन्न स्थिति आ गई है। केंद्र सरकार उनको अपने एम्प्लॉयमेंट में बुला रही है और राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। क्या केंद्र सरकार जो पेंशन देती है, जैसा कि जानकारी है जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हैं, उनको पेंशन देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, वो दबाव काम करा सकती है केंद्र सरकार उससे? नहीं, मुझे नहीं लगता। पेंशन के अपने नियम है। आप एक निश्चित अवधि तक सेवा करेंगे, कोई ब्लेम आपके कैरियर में नहीं, या कोई ऐसा कारण नहीं जिससे आपकी पेंशन रुके।
या जी। पेंशन काटी जाए, कम की जाए, बंद की जाए, ऐसे कोई कारण नहीं है, तो इस तरह केंद्र सरकार नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं कि संवैधानिक खतरा पैदा हो गया, तो क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, संवैधानिक बेंच बनेगी और उसमें जाके फंस जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए सीधी बात यह है कि अब केंद्र सरकार ने एक आदेश कर दिया, उनको रिलीव करना राज्य सरकार को, राज्य सरकार मना कर देती है कि नहीं हम नहीं रिलीव करेंगे, तब आप क्या कर सकते हैं? क्या आप उन्हें सजा दे सकते हैं? क्या आप उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं? क्या आप उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आपसे मेरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से है, तो आप क्या करेंगे? क्यों आपने ऐसा आदेश दिया जो आपके लिए एक मजाक का बायस बने? तो और निश्चित रूप से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और कोई ना कोई लार्ज बेंच जो संविधान पीठ होगी वो, क्योंकि इसमें तो संविधान के मुद्दे जुड़े हुए हैं, संवैधानिक मुद्दे जुड़े हुए हैं और हमारा पूरा फेडरल स्ट्रक्चर इससे खतरे में पड़ने जा रहा है, तो इसमें तो निश्चित रूप से ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। आप एक राजनीतिक आलोचक के तौर पे भी अपनी एक इंटरनेशनल इमेज रखते हैं, देश ही नहीं दुनिया में आपको पढ़ा जाता है। जिस तरीके के संबंध केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार के दिख रहे हैं और उस बीच में जो ये फैसला लिया गया है, क्या ये वहां के अधिकारियों में डर बैठाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार? आप बिल्कुल कर रही, बिल्कुल कर रही है। और देखिए बंगाल में तो बड़ा अजीब हो रहा है, पहली बार एक गवर्नर साहब आकर के इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो किसी संवैधानिक मुखिया के तौर पर नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता की तरह से बात कर रहे हैं। उन्हें नहीं करना चाहिए। उसी तरह वहां के मुख्यमंत्री भी बहुत सारे ऐसे बयान दे रही हैं जो मुझे नहीं लगता कि उनको जेब करता है, उनको शोभा देता है। उन्हें भी नहीं करना चाहिए। दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ये मानना चाहिए कि संविधान बड़ा है, संविधान ने सबकी शक्तियां परिभाषित कर रखी हैं, राज्य की क्या ताकत, राज्य की क्या शक्तियां हैं, केंद्र की क्या शक्तियां हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज किस तरह से ऑपरेट करेंगी। तो इन दोनों को अपनी अपनी लक्ष्मण रेखाओं में रहना चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये सही आपने कहा है कि अब चुनाव होने वाले हैं, अगले कुछ महीनों में या साल भर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये बाकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी खौफ पैदा करेगा, उनमें डर पैदा करेगा कि भाई अगर हम उनके लिए तो सबसे बड़ा धर्म संकट यही है कि वो किसकी बात सुनेंगे, राज्य सरकार जो उनकी एम्प्लॉयर है या केंद्र सरकार जो ये धमकी दे रही है कि अगर जरा भी कुछ गड़बड़ी हुई तो हम तुम्हें केंद्र में बुला लेंगे। तो ये सही है, उनके मन में खौफ पैदा होगा। एक आखिरी सवाल और लेना चाहता हूं, इतना बड़ा घटनाक्रम जिसे आप कह रहे हैं कि संविधान के लिए खतरा पैदा हो गया है, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरा पैदा हो, मीडिया इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मीडिया के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, ये बड़ा भारी मुद्दा है, इस पर करना चाहिए। देखिए अभी एक चापलूस किस्म के अफसर ने ये कह दिया कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है इसलिए सारी समस्याएं आ रही, तो उस पर भी मैंने देखा कि मीडिया ने जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था नहीं किया रिएक्ट। तो ये करना चाहिए, सारे हमारे बड़े राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं जिन पर मीडिया को बहसें चलानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली और हमने धाकड़ खबर के जरिए लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश की। देखेंगे वो कितना इस बारे में जागरूक हो पाते हैं और ये मामला वाकई में सुप्रीम कोर्ट तक जाकर एक बार फंसेगा ज़रूर। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलझते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।